हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आरटी एक्ट 2009, जिसे हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जानते हैं। और यह सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट जैसी सभी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं में यहां से 2 से 3 नंबर के प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसलिए यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, जिससे परीक्षा में आने वाले किसी भी प्रश्न का आप उत्तर आसानी से दे सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज की अपडेट आप तक समय से पहुंचती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, अब वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यह 2005 के शिक्षा अधिकार का संशोधन रूप था, तो यह आप ध्यान देंगे। और इसका उद्देश्य क्या था कि राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स, आपसे पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि यह किन बालकों के लिए था। तो यह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दे जाने के विषय में था। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फ्रेंड्स, जब भी आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो ऑफिशियल फुल फॉर्म है, तो वह है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यह 4 अगस्त 2009 को आया था। फ्रेंड्स, ये आया कब था? 4 अगस्त 2009 को, परंतु अप्रैल 2010 में यह संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न बनता है कि यह कब लागू किया गया था। तो यह अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और यह आया कब था? 4 अगस्त 2009 को। इसीलिए इसको निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जानते थे, क्योंकि यह 2009 में आया था। जब लागू करने की बात आती है तो यह संपूर्ण भारत में अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम उनको भी देख लेते हैं जिनसे प्रश्न बनता है। फ्रेंड्स, इसमें पॉइंट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला दुनिया का भारत 135वां देश बना। यानी जो भारत देश था वो दुनिया का 135वां देश बना था। किसके मामले में? शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू करने के मामले में। अगला पॉइंट है कि यह भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के एवं अनुच्छेद 21A के नाम से जोड़ा गया। तो यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान देंगे कि यह भारतीय संविधान के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A के नाम से जोड़ा गया था। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यह 27 अगस्त 2009 को गजट में पास हुआ। फ्रेंड्स, यह ध्यान दें, यह 27 अगस्त 2009 को गजट में पास हुआ, इसीलिए इसको 2009 के नाम से ही जाना जाता है। अगर लोकसभा में आपसे पूछे तो लोकसभा में, हालांकि आपसे ये पूछे नहीं जाते लोकसभा और राज्यसभा में कब पास हुआ, तो लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पहुंचाया गया था। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम में 7 अध्याय, 38 धाराएं एवं 1 अनुसूची है। तो फ्रेंड्स, यह भी आप ध्यान। अब हम देखेंगे कुछ नियम। फ्रेंड्स, इसमें कुछ नियम है, जैसे विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। यानी बालक को जब भी आप विद्यालय में एडमिशन दिलाएंगे तो उसके लिए उसको स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे हम टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, और जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम उन्हें इन दोनों चीजों के बिना भी एडमिशन दे सकते हैं। और अगला पॉइंट है, कक्षा 1 से 8वीं तक के किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आरटी एक्ट 2009 हमारा कहता है कि किसी भी बालक को आप फेल नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है कि दंड एवं प्रताड़ना पर प्रतिबंध, यानी आप बालक को मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, वरना धारा 17 आपको लग सकते, यानी धारा 17 में इसका जिक्र किया गया। अगला पॉइंट है कि प्राइवेट स्कूलों की प्रबंधन समिति में 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। यानी प्राइवेट जो स्कूल है उनमें 3/4 सदस्य जो होंगे वो बालक के माता पिता होंगे, जो उनके गार्जियन से वो होंगे, और उनमें 50% महिलाएं होंगी। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे अगला पॉइंट कि प्रवेश, विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा प्रतिबंध और प्रवेश परीक्षा लेने पर 25,000 रुपये का जुर्माना। यानी बालक को विद्यालय में
एडमिशन देने के लिए आप उससे किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते, वरना आपको 25,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि आईटी 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें निर्धन बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो प्राइवेट हमारे स्कूल हैं वहाँ की जो 25% सीटें हैं वो किन बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं या कितनी आरक्षित होती हैं? तो वो 25% सीटें जो होती हैं वो गरीब बच्चों के लिए होती है भाई, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ ज़्यादातर पैसे वाले बच्चे होते हैं और वहाँ गरीब घर का बालक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वहाँ 25% सीटें उनके लिए रिजर्व की जाती है। अगला पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होता है? 1:30, यानी 30 छात्रों के लिए एक अध्यापक जरूरी होता है। फ्रेंड्स, यदि यह संख्या 200 है, यानी यदि यह संख्या 200 छात्र किसी विद्यालय में, तो वहां पर अनुपात 1:40 हो जाता है। परंतु जब आपसे समानता पूछा जाएगा तो 1:30 आप टिक करेंगे, जब आपसे 200 की संख्या दी जाएगी तो 1:40 टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे जब 60 छात्रों यानी 60 छात्रों के लिए 2 अध्यापकों का होना जरूरी है और 61 से 90 छात्रों तो वहां पर 3 अध्यापकों का होना जरूरी है। जब 91 से 120 छात्रों तो वहां 4 अध्यापकों का होना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक और है कि जब 121 से 200 शिक्षक होते तब वहां 5 अध्यापक होते और एक प्रधान अध्यापक, जो प्रचार होते हैं वहां के वो होते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षक छात्र का अनुपात होता है तो वहां 1:35, यानी 35 छात्रों के लिए एक अध्यापक जरूरी होता है। अब फ्रेंड्स, इनमें हम कार्य दिवस की बात करते हैं कि कितने से दिन विद्यालय चलने चाहिए, कितना समय वहां पढ़ाई होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कार्य दिवस में है कि एक सप्ताह में कुल 45 घंटे पढ़ाई के लिए होने चाहिए, यानी एक सप्ताह में आप कुल 45 घंटे बच्चों को पढ़ाएंगे और साल में 200 दिन, यानी स्कूल कैलेंडर, जो स्कूल में कैलेंडर होता है उसके हिसाब से साल में 200 दिन क्लासें चलेंगी, यानी विद्यालय खुलेगा बच्चों के लिए। और सरकारी अध्यापक बच्चों को ट्यूशन नहीं दे सकते, यदि वो चाहें कि विद्यालय के बाद वो बाहर ट्यूशन दें और उनसे पैसा वसूलें तो वो नहीं करेंगे। आगे देखेंगे विद्यालय ढांचा। विद्यालय ढांचे में क्या है कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, किचन सेट होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि बालक और बालिकाएं किसी प्रकार की समस्याओं में ना आए और वो अपने आप को वहाँ सहज महसूस करें और उन चीज़ों में बड़े आसानी से घुल मिल जाए, उस माहौल को वो पसंद करें, यानी उस माहौल के साथ वो इतना तालमेल बिठा लें कि उनको विद्यालय ढांचा देख के वहाँ पढ़ने में मजा आने लगे। आगे देखेंगे जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, यानी जब भी आप बालक को पढ़ा रहे हो तो समय समय पर आपको उसका मूल्यांकन करते रहना होता है। उसका केवल किताबी और कापियों का नॉलेज ही नहीं हमें देखना, हमें उसका सर्वांगीण विकास कराना, इसलिए हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन करते रहना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा, तो फ्रेंड्स प्राथमिक की जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित शिक्षा ही है, तो हमें ध्यान देना कि बालक को केंद्र में रखकर, बालक को केंद्र मानकर, बालक जो पढ़ना चाहे बालक को वही पढ़ाना है, बालक जैसे पढ़ना चाहे हमें बालक को वैसे पढ़ाना है। फ्रेंड्स, अगला है कि मातृभाषा में शिक्षा की वरीयता है, यानी जो मातृभाषा में शिक्षा देंगे आप तो बालक अत्यधिक सहज होगा उसमें। अगला पॉइंट है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, यानी जब बालक पढ़ने जाए तो उसको बहुत दूर ना जाना पड़े, उसको उसके आसपास ही विद्यालय मिल जाए, इसीलिए 1 किलोमीटर के अंदर 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी निश्चित की गई है और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 3 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर के अंदर ही उसको विद्यालय मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट समय से आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू क्लास।